वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो अपने इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट एंड इंडियाज राइजिंग। कोविड-19 के बाद से लगातार, चाहे वो कोविड-19 खुद अपने आप में एक फैक्टर रहा हो, रसिया यूक्रेन वॉर रहा हो, वेस्ट एशिया वॉर रहा हो, लगातार हमने इंटरनेशनल लेवल पर इंस्टेबिलिटी देखी है और इसका इंपैक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ा है। अब कंट्रीज को एक सप्लाई चेन के स्टेबल सोर्स के रूप में चाइना पर ट्रस्ट नहीं रहा है। ऐसे में ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इंडिया एक अल्टरनेटिव सोर्स तो है, लेकिन इंडिया कितना सक्सेसफुली उस ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाता है और एक नया सप्लाई चेन हब बन पाता है, यह एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसी को लेकर के हमारे पास ऐसे का ये टॉपिक वेरी वेरी हॉट टॉपिक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट एंड इंडिया। देखो, जब भी मैं ऐसे का इंट्रोडक्शन करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा माइलस्टोन टाइप का कोई एक ऐसा टॉपिक लेकर के आऊं जिससे कि आप अगर यूज करो ऐसे में तो उसका इंपैक्ट एग्जामिनर के माइंड पर जरूर पड़े। एंड इसीलिए मैंने आज जो टॉपिक स्टार्ट करने के लिए सिलेक्ट किया है वो देखो आप ध्यान से, इसको आप लोग एज इट इज कोट करो, इट वुड बी वेरी इंपैक्टफुल। जैसे एट द मार्च 2026 रायसीना डायलॉग, यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडियर remarked that United States would not repeat the China trade mistake, granting massive economic concessions that enable a strategic competitors rise with India। अब ये यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन्होंने इंडिया में जो रायसीना डायलॉग हो रहा था, उस रायसीना डायलॉग में एक स्टेटमेंट दिया था कि हम इंडिया के साथ वो सेम मिस्टेक नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ किया था, और चाइना को क्या बना दिया? अपना एक कंपटीटर बना दिया। मतलब हम इंडिया को वो लिवरेज, वो अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाले हैं। ठीक है। रिस्पॉन्डिंग फॉर्मली इन द सेम इवेंट, इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर asserted that no one else can decide about India's rise। और उनके इस बात को काउंटर करते हुए उसी रायसीना डायलॉग में हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि नो वन एल्स कैन डिसाइड, कोई और देश नहीं, सिर्फ इंडिया डिसाइड करेगा अबाउट इंडियाज राइज। इंडिया का राइज सिर्फ इंडिया डिसाइड करेगा, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स थे, इनको अगर क्लोजली समझा जाए तो इस बात से समझा जा सकता है कि यूएसए को इस बात के लिए एक रिग्रेट है कि उसने चाइना में इन्वेस्ट किया। मतलब चाइना इटसेल्फ अपने आप को ग्लोबल सप्लाई चेन हब बनाने में सफल नहीं था, वेस्टर्न कंट्रीज ने वहां पर हैविली इन्वेस्ट किया। तो इंडिया को वो लेवरेज अभी रिसेंट टाइम में नहीं मिलने वाला है। एक प्रॉब्लम यहां से ये दिखा। दूसरा कि वो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इंडिया को एक राइजिंग स्ट्रेटेजिक कंपटीटर्स के तौर पर देखना शुरू कर चुके हैं। तो जब कंपटीटर्स के तौर पर देखेंगे तो वो इंडिया को उतना लीवरेज, उतना छूट नहीं देंगे। ऐसे स्टेटमेंट से हमारे सामने ये दो बातें खुल के आ गई। मतलब इंडिया को अपना डेवलपमेंट, अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ग्रोथ खुद अपनी पॉलिसी से सिक्योर करनी होगी। तीन बातें हमें समझ में आ गई। अब ये सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं थे, आपने ये लिखा अगर, तो सभी बच्चे नहीं लिख रहे हैं। इसको लिख करके आप एग्जामिनर के लिए एक माइलस्टोन टाइप के स्टूडेंट प्रूव हो सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंड आगे लिखेंगे। ये हमारा हाइपोथेटिकल एक ऐसा हाइपोथेटिकल कर रहा हूं, थीसिस स्टेटमेंट है जो क्रक्स देता है पूरे ऐसे का। दिस एक्सचेंज, जो उनके बीच में वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ, कैप्चर्स द इवॉल्विंग नेचर ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। इसने ग्लोबल सप्लाई चेन में जो इवोल्यूशन हो रहा है, जो इवॉल्विंग नेचर बदल रहा है, उसके बारे में हमारा ध्यान आकर्षित किया, विच इज नो लॉन्गर ड्रिवन सोलली बाई कॉस्ट इफिशियंसी। क्योंकि अब तक यही माना जा रहा था कि दुनिया में जो सस्ता सामान बेचेगा, दुनिया के देश अधिकांशतः उसी से खरीदेंगे। कॉस्ट इफिशिएंट जो कंट्री होगा उसका माल बिकेगा, लेकिन
रायसीना डायलॉग का इस स्टेटमेंट ने यह प्रूव कर दिया कि अब सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंसी काम नहीं करने वाली है, बट इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। अब यह जियोपॉलिटिक्स से फिक्स होगा कि कौन देश किसके साथ व्यापार करेगा और किससे होगा, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से। अब यूएसए कितना जिस पर ट्रस्ट करेगा, इंडिया पर कितना ट्रस्ट करता है, यह भी मैटर करेगा। एंड नेशनल इंटरेस्ट, यूएसए अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है कि हमारा एक नया और कंपटीटर पैदा ना हो, इस आधार पर हम किसी के साथ ट्रेड करेंगे और उसको इकोनॉमिक लेवरेज देंगे। तो एक थेसिस स्टेटमेंट था जो अगर आप लिखते हैं और उसमें ऐसे शब्द आते हैं, शेप्ड बाय जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट, ये सब शब्द जो अगर आपके ऐसे में आएंगे तो ऐसे की क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। अब इसी को हम पूरे ऐसे में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ आगे डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनली ग्लोबल सप्लाई चेन डोमिनेटेड बाय चाइना एज द वर्ल्ड्स फैक्ट्री आर now diversifying due to geopolitical tensions, rising costs and lessons from disruptions like the COVID-19 pandemic। अब यहां पर हमने क्या डिस्कस किया कि जो ट्रेडिशनली ग्लोबल सप्लाई चेन रहा है वह चाइना ओरिएंटेड रहा है, चाइना डोमिनेटेड रहा है। चाइना अब तक वर्ल्ड की फैक्ट्री के रूप में दुनिया भर में देखा गया है, लेकिन अब यह क्या हो रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है, अब वहां से बदल रहा है, मूव हो रहा है। और उसका कारण क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। किसके बीच में, अमेरिका एंड चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रहे हैं, इसीलिए अमेरिकी एंड वेस्ट इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट हो रहा है। राइजिंग कॉस्ट, चाइना में क्या हो रहा है, अब चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है क्योंकि चाइनीज लोगों की इनकम बढ़ी है, तो वो अब सस्ते एंड चीप लेबर के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो राइजिंग कॉस्ट भी बढ़ रहा है। एंड लेसन्स फ्रॉम डिसरप्शंस, और उसके साथ साथ कोविड-19 में जो डिसरप्शन पैदा हुआ था, क्योंकि ग्लोबल ओवर डिपेंडेंसी थी चाइना पर और चाइना ने माल की सप्लाई रोक दी, दुनिया भर को अकाल पड़ गई। तो इस पेंडेमिक से सीख लेते हुए भी दुनिया ने अब चाइनीज डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश शुरू कर दी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड और वे फॉरवर्ड के रूप में बैकग्राउंड और शिफ्ट दोनों दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि इंडिया का रोल इसमें क्या आता है। इंडिया विथ इट्स डेमोग्राफिक एडवांटेज, हमारे पास है डेमोग्राफिक एडवांटेज क्योंकि दुनिया की सबसे अधिक यूथ पॉपुलेशन, सबसे अधिक युवा आबादी हमारे देश में है। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, जितने G20 कंट्रीज हैं, ग्रेट 20, उनमें सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में इंडिया है। स्टेबल पॉलिटिकल पॉलिसीज, गवर्नमेंट लगातार स्टेबल रही है, तो गवर्नमेंट स्टेबल रही है तो पॉलिसी भी स्टेबल रही है। तो उसके साथ साथ एंड जियोपॉलिटिकल बैलेंस, और उसके साथ साथ हमने बैलेंस, ठीक है, उसके साथ साथ हमने जियोपॉलिटिकल बैलेंस भी किया है। किसी ब्लॉक का पार्ट बिना बने हमने दुनिया भर में अपने आप को एक सेफ सिक्योर इकोनॉमिक कंट्री के रूप में प्रेजेंट किया है। रसिया यूक्रेन वॉर हुआ तो भी हमने दोनों के बीच में बैलेंस किया। इधर यूएसए और इजराइल के साथ ईरान का वॉर हो रहा है, इसको भी हम दोनों के फ्रेंड के रूप में बैलेंस किए हुए हैं। तो हमारी ये जो बैलेंसिंग अप्रोच है, इन सब ने क्या किया है, इज सीन एज अ पोटेंशियल अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब। इसी ने इंडिया को एक पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में दिखाया है कि इंडिया हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, दुनिया की सबसे बड़ी यूथ आबादी है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा पॉलिसी, हमारी पॉलिसीज स्टेबल है, हमारी सरकार की नीतियां स्टेबल हैं, और हमारा जियोपॉलिटिकल जो रिश्ते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ वह भी बैलेंस्ड है। इन सब के कारण हमें अब दुनिया एक अल्टरनेटिव, किसका अल्टरनेटिव, चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में देख रहे हैं कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकते हैं। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर सप्लाई चेन्स आर शिफ्टिंग
बट वेदर इंडिया कैन स्ट्रेटेजिकली पोजिशन इटसेल्फ टू बेनिफिट। अब क्वेश्चन ये नहीं है, इसके बाद हमने क्वेश्चन बनाया कि क्वेश्चन ये नहीं है कि ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि वो तो हो रहा है और वो दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उस सप्लाई चेन शिफ्ट से इंडिया बेनिफिट ले पाएगा क्या? तो इंडिया बेनिफिट ले पाएगा, अब इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट। तो चलो सबसे पहले भाई ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो रहा है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट टर्म को समझ लेते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन refers to cross border networks involved in producing and distributing goods। जो ग्लोबल सप्लाई चेन शब्द है, यह क्या है? यह एक ऐसा शब्द है जो क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क को दिखाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स शामिल होता है। अब दिस शिफ्ट इज नाउ डाइवर्टिंग, और यह जो शिफ्ट है अब वो बदल रहा है। कैसे? सबसे पहला उसका रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस कहां हो रहे हैं? यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, इससे भी अब वेस्टर्न कंट्रीज चाइना से थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट्स इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर रहा है, हम सभी जानते हैं, चाहे पेट्रोलियम हो, क्रूड ऑयल हो, या फिर एक सर्विस सेक्टर के हब के रूप में देखा जाने वाला सेक्टर रहा हो, लेकिन वहां पर जिस तरीके से लगातार वॉर्स चल रहे हैं, उससे अब उस रीजन से भी लोगों का ध्यान भंग हो रहा है, इन्वेस्टर्स उधर से शिफ्ट हो रहे हैं। एंड यूक्रेन रशिया वॉर। यूक्रेन रशिया वॉर ने क्या किया है? रशिया पर बहुत हैवी फाइन लगा करके यूएसए ने उसको, उसके ट्रेड को ब्लॉक कर रखा है। लेकिन जिस तरीके से वेस्ट एशिया में वॉर हुआ है, रशिया फिर से एक ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लायर के रूप में इमर्ज होकर आगे बढ़ रहा है। तो अब ये सभी क्या हो रहे हैं? ट्रेड शिफ्ट हो रहे हैं, ब्लॉक शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा है पेंडेमिक डिसरप्शन, कोविड-19। इसने क्या किया? इसने चाइना पर जो ओवर डिपेंडेंसी थी उसको एक्सपोज कर दिया कि पूरी दुनिया चाइना पर डिपेंड है, और अगर चाइना कोलैप्स करता है तो पूरी दुनिया कोलैप्स कर जाएगी। इसने भी दुनिया के देशों को नया शिफ्ट होने की ओर पुश किया है। अगला है राइजिंग लेबर कॉस्ट इन चाइना। चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है। बहुत सारे देशों को अब यह समझ में आ गया है कि चाइना को छोड़ नहीं सकते, इंस्टेंटली हम चाइना से अपनी ट्रेड बंद नहीं कर सकते। इसीलिए वो जो वेस्टर्न कंट्रीज है मेनली, वो एक नई पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। यह क्या है? यह है कि चाइना के साथ ट्रेड करते रहो, लेकिन धीरे धीरे एक अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन भी डेवलप करो, और वो जो प्लस वन है वह इंडिया हो सकता है। अगला, इम्बैलेंस अमेरिकन पॉलिसीज। जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज रही हैं, ग्लोबल टैरिफ, इसने भी जो अमेरिका सेंट्रिक ट्रेड था, इससे दुनिया के देशों का मोह भंग किया है, और वो अब नए ट्रेड सोर्स के रूप में अलग अलग कंट्रीज के साथ अलाइन हो रही हैं। दिस हैज लेड टू अ मूव फ्रॉम हाइपर ग्लोबलाइजेशन टू रीजनलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इन सभी घटनाओं ने क्या किया है? बहुत तेजी से जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन हो रहा था उसको शिफ्ट किया है। किस तरीके से? किस तरफ? रीजनल की ओर, रीजन की ओर, कि अपने रीजन की ओर वापस लौटो, और दूसरा डाइवर्सिफाई करो, किसी एक देश पर ओवर डिपेंड नहीं रहो। अब यहां हम देखते हैं कि इंडिया इस इमरजेंसी में की प्लेयर कैसे बन के आ रहा है। अब यहां पर भी एक बहुत हैवी स्टेटमेंट है जिसको आप लोगों को बिल्कुल कोट करना चाहिए। अगर आप लोग करंट अफेयर से अपडेट हैं तो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, मदर्स ऑफ ऑल डील। इंडिया ईयू ट्रेड, फ्री ट्रेड डील्स हुआ था जो। इन जनवरी 2026 India and European Union signed the Comprehensive Free Trade Agreement, and on that occasion European Union Commission President कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन have made a significant remarks। उस मीटिंग में उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक स्टेटमेंट बोला था, We have delivered the mothers of all deals।
हमने दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेड डील हो सकता था, मदर्स ऑफ ऑल डील, उसको डिलीवर कर दिया है, उसको पूरा कर लिया है। स्टेटेड वी हैव क्रिएटेड अ फ्री ट्रेड जोन ऑफ 2 बिलियन पीपल, और इसी के साथ हम लोगों ने दुनिया के 2 बिलियन लोगों के लिए फ्री ट्रेड जोन का निर्माण कर दिया। दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? इट इज नियर अबाउट 8 बिलियन ओनली, 7 बिलियन प्लस, और उसमें से इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन सिर्फ यही दो मिलकर के 2 बिलियन हो जाते हैं, क्योंकि 1.5 बिलियन तो हम अकेले ही हैं और आधा बिलियन वो है। 2 बिलियन पीपल के लिए हमने क्या किया है? फ्री ट्रेड नेटवर्क बना दिया है दुनिया में। तो यह यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट का ऐसा कहना इंडिया के साथ ट्रेड डील करके दिखाता है कि इंडिया का इंपोर्टेंस कितना है। दिस इज नॉट इट, बट सिर्फ यही नहीं है, और भी है। क्या? इंडिया हैज रिसेंटली साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विथ 9 मेजर कंट्रीज। हमने इधर पिछले 2-3 सालों में 9 बड़े देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, जो दिखाता है कि 9 बड़े देश भारत से ही साइन करने के लिए क्यों दौड़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया हैज पोटेंशियल। इसमें कौन कौन देश हैं? यूएई, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूके, ओमान, ये कुछ बड़े बड़े कंट्रीज हैं। एंड नाउ 38 कंट्रीज आर इन दिस लिस्ट, और अब भारत का 38 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। तो भाई दुनिया इंडिया की ओर दौड़ क्यों रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए? क्योंकि इंडिया इज नाउ बिकमिंग द अल्टरनेटिव्स ऑफ चाइना। एक्टिव नेगोशिएशंस भी हमारे चल रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के। किस किस के साथ? कनाडा के साथ, चिले के साथ, पेरू के साथ, एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें कि 6 देश हैं जो कि अभी वेस्ट एशिया में वॉर लड़ रहे हैं। तो इन सब के साथ हमारा फ्री ट्रेड का क्या चल रहा है? नेगोशिएशंस भी कंटिन्यू है, जो दिखा रहा है कि इंडिया अब ट्रेड के सेंटर के रूप में इमर्ज हो चुका है, एक अल्टरनेटिव सेंटर हब के रूप में इमर्ज हो चुका है। अब ठीक है, अब इमर्ज हो रहा है, लेकिन इंडिया ही क्यों? तो उसमें क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंस हैज यंग वर्कफोर्स कंपेयर टू एजिंग इकोनॉमीज। हमारी जो वर्कफोर्स है, जो हमारा यूथ है, वह यंग है। जैसे कि चाइना एंड यूरोप, यहां की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है? एजिंग हो रही है, बूढ़ी हो रही है, और हमारा युवा तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाए हुए हैं, तो खूब भरे पड़े हैं। लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी 1.5 बिलियन लोगों का है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 7+ और 1.5 बिलियन हम अकेले, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट। यह भी हमें क्या बना रहा है? दुनिया के लिए सबसे फेवरेबल डेस्टिनेशन बना रहा है, क्योंकि यह स्टेबिलिटी इन ग्लोबल इनस्टेबिलिटी, जहां दुनिया भर में इनस्टेबिलिटी है, वहां पर इंडिया की जो बहुत बड़ी मार्केट है, यह इंडिया को एक स्टेबल मार्केट बनाए हुए है। उसी के साथ साथ पॉलिसी सपोर्ट बाय गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022, ये सब लाकर के सरकार खुद भी देश में मूवमेंट और माहौल अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसी के साथ साथ जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी हमारे पास है। कैसे? कि हम किसी भी ब्लॉक के पार्ट नहीं है, ग्रुप नहीं, ब्लॉक्स। ब्लॉक मतलब एक ऐसा ग्रुप जो कुछ लोगों का समूह है, जो किसी एक के अगेंस्ट है। तो अब किसी के अगेंस्ट ब्लॉक के मेंबर नहीं है। उसके साथ साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन अपोजिट ग्रुप्स, जैसे क्वाड एंड एससीओ, दोनों के हम मेंबर हैं। अमेरिका एंड चाइना दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और हम दोनों के साथ, क्वाड में अमेरिका के साथ एंड एससीओ में चाइना के साथ, दोनों के साथ मिलकर के अपना बैलेंस बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज है, यह भी हमें दुनिया के एक स्टेबल एंड ट्रस्टवर्दी सप्लाई चेन सोर्स के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें आते हैं कि लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे यहां सब कुछ अच्छा है। वी स्टिल हैव सम प्रॉब्लम्स, सम चैलेंजेस देयर, एंड द फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डिसएडवांटेज भी हैं। इसको एक एग्जांपल से डायरेक्ट साथ समझ सकते हैं कि हमारे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब होता है सामान को लाने और ले आने का खर्च।
दुनिया से सामान आयात निर्यात करने, देश के मार्केट में पहुंचाने का जो खर्च है वह कितना है, हमारे जीडीपी का 14% है। और जबकि ग्लोबल एवरेज कितना है, नियर अबाउट 8%। तो हमारा लॉजिस्टिक खर्च अभी भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहां रेल, रोड और एयर नेटवर्क अभी भी बहुत पुअर है, करप्शन है। इन सब चीजों के चलते हमारे यहां लॉजिस्टिक मतलब लागत की खर्च बढ़ जाती है। इसको कम करना अभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा है रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी। हमारे यहां अभी भी कोई कंपनी इंडिया में अगर इन्वेस्ट कर रही है सप्लाई चेन नेटवर्क के लिए तो जमीन मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे यहां लैंड एक्विजिशन एक्ट होने के बाद भी लैंड एक्विजिशन अभी भी बहुत मुश्किल बना हुआ है। अगला है स्किल डेफिसिट। तो हमारे यहां जो इंडस्ट्रियल नीड्स हैं और जो वर्कफोर्स के बीच में स्किल है, दोनों के बीच में मिसमैच है। लोगों के बीच में जो स्किल है, इंडस्ट्री उससे आगे बढ़ चुकी है। हमारे यहां लोग अभी भी बेसिक, क्योंकि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर आगे जा रही है और हम अभी भी मैन्युअली कोडिंग कर रहे हैं। तो यह क्या है, गैप है इंडस्ट्रियल डिमांड और वर्कफोर्स के स्किल के बीच में। इसको भी हमें, जो हमारा स्किल डेफिसिट, इस पर भी काम करने की जरूरत है। एंड अगला है कंपटीशंस। सिर्फ इंडिया ही एक फेवरेबल डेस्टिनेशन नहीं है, और भी कुछ कंट्रीज हैं जो फेवरेबल डेस्टिनेशन बन रहे हैं, जैसे वियतनाम, बांग्लादेश एंड मैक्सिको। दे आर नाउ बिकमिंग द फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट। तो हमें क्या करना है, इनसे कंपटीशन करना है। बांग्लादेश हमारे लिए क्लोथिंग एंड शूज, इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन में आगे बढ़ रहा है। मैक्सिको जो फूड सप्लाई है, इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वियतनाम लेदर इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में भी हमारा कंपटीशन बन रहा है। तो इन सब को भी हमें क्या करना है, ओवरकम करना है, काउंटर करना है। ये भी हमारे लिए चुनौती है। अब इनका सोल्यूशन इन्हीं के साथ साथ हमें देना है, और तब हम कंक्लूजन की ओर आएंगे। कंक्लूजन में हम लिखेंगे, एज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रिमार्क्ड, इंडियाज राइज विल बी डिटरमाइंड बाय इंडिया इटसेल्फ। भारत का उदय सिर्फ भारत द्वारा निर्धारित होगा, कोई और भारत के उदय का निर्धारण नहीं करेगा। इसके साथ आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करिए, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करिए, उसके बाद लास्ट करिए कि द ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक फेनोमेनन। जो ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो रहा है, पहले वो इकोनॉमिक फेनोमेनन होता था कि जो सबसे सस्ता बेचता था दुनिया के देश उसे खरीदते थे, लेकिन अब वो सिर्फ इकोनॉमिक फेनोमेनन नहीं है, इट इज इंडियाज मोमेंट। यह इंडिया के लिए एक मोमेंट है, एक अपॉर्चुनिटी है टू रीडिफाइन इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। और यह इंडिया को क्या करना है, वर्ल्ड इकोनॉमी में अपने स्थान को फिर से रीडिफाइन करना है कि हम कहां हैं, कहां रहने वाले हैं। रीडिफाइन क्यों, क्योंकि ब्रिटिश रूल से पहले हम दुनिया की ट्रेड इकोनॉमी के नंबर 1 कंट्री हुआ करते थे, ग्लोबल जीडीपी के नंबर 1 कंट्री हुआ करते थे। इंडिया एंड चाइना पहले ही सिर्फ रूल करते थे, वेस्टर्न कंट्रीज कहीं नहीं आते थे। लेकिन ब्रिटिश रूल के बाद से हमारा पतन हुआ, फिर हम इमर्ज हो रहे हैं, तो फिर से हमें उस प्लेस को प्राप्त करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। इसको बस आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट ऐसे मैं हिंदी मीडियम वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उनके लिए हिंदी में लेके आऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लगातार बने रहिए, ताकि ऐसे ऐसे आप लोगों का तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।